सो गाइस, अनिल अंबानी से रिलेटेड इस वीकेंड एक और खबर देखने को मिली है। ऑल्दो इस बार ये खबर ईडी या सेबी की तरफ से नहीं है या कोर्ट की तरफ से भी नहीं है। इस बार ये खबर कुछ और है। और रिलायंस इंफ्रा के इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रगल अभी भी यही है कि ऑल्दो स्टॉक मंडे टू मंडे ट्रेड करता था, उससे बाहर भी आ चुका था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करता नजर आ रहा है रिलायंस इंफ्रा का शेयर। सो क्या है वो खबर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ में चार्ट पैटर्न रिलायंस पावर में पिछले कुछ सेशंस में लगातार एक स्ट्रगल और देखने को मिला, उसको समझते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब प्यारा सा जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं, पहले आते हैं अनिल अंबानी से रिलेटेड उस खबर पर। आई होप कि आप में से काफी लोग जान चुके होंगे इस खबर के बारे में। एप्स्टीन फाइल्स, ये मामला बहुत ज्यादा मार्केट में और पूरे ऑल ओवर द ग्लोब इस समय जाना जा रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट अब सबको मालूम पड़ चुका है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, एप्स्टीन आइलैंड क्या है, एप्स्टीन कौन था, और इस सब के बारे में आप सबको अब तक पता चल ही चुका होगा। सो अनिल अंबानी का नाम भी इस एप्स्टीन फाइल के अंदर आ चुका है, जो कि एक ग्लोबल स्कैंडल भी यहाँ पर है एप्स्टीन फाइल्स का। और इसमें स्टेटमेंट कुछ और है, तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर रीड कर लेना। मैं इसको बोलना नहीं चाहूंगा, अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे, इस खबर के आगे चलते हैं। वार मार्जिन आपका 100% के अलावा अब चल चुका है आपका 150% इन प्रीवियस 12 मंथ्स। सो ये चीज आप अभी यहाँ पर नोट कर लेना। वार मार्जिन से रिलेटेड सभी चीजें चैनल पर अवेलेबल है कि क्या होता है और इसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब आते हैं रिलायंस इंफ्रा पर। रिलायंस इंफ्रा में 2 दिन पहले अपडेट आई थी। रिलायंस इंफ्रा की जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं ईडी की तरफ से, ऑल दो स्टॉक आ चुका है। अब मंडे टू मंडे ट्रेड के बाहर ही आ गया था, पहले ही आ चुका था, पर स्टिल स्ट्रगल यहां पर अभी भी बना हुआ है रिलायंस इंफ्रा के शेयर पर। स्टिल गिरावट है, थोड़ा बहुत मोमेंटम लास्ट वीक देखने को मिला था, बट उसके बाद फिर से एक बार गिरावट स्टार्ट है रिलायंस इंफ्रा में। रिलायंस पावर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है बीच में, यहां पर 28.40 के आसपास यहां पर रिजेक्शन फेस कर रहा है लगातार। अगर आप इस वीडियो में देखोगे, लास्ट वीडियो है ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहां पर आपको पूरा ट्रेंड मिल जाएगा ये वाला। ठीक है कि 28.40 पर स्ट्रगल आपको ब्रेकआउट चाहिए तो एक सस्टेनेबल कैंडल देनी पड़ेगी। अगर इस तरह की कैंडल आती है तो आप वापस से गिरावट में जा सकते हो, और यही कैंडल आपकी अभी भी यहां पर बनी हुई है 28.40 के पास में। तो ये पूरा वीडियो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करा था, इसको चेक कर लेना जरूर जाकर के। एज एन इन्वेस्टर आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक की ट्रेजेक्टरी क्या है, और ये कैंडल हमने डिस्कस करी और यही आपको देखने को मिली आज के सेशन के अंदर भी, जो कि 28.40 पर स्ट्रगल करती देखने को मिली है आज के सेशन में। ऑल दो स्टॉक ने ब्रेकआउट जरूर दिया था 28.40 पे, और आज के दिन क्लोजिंग भी 28.40 के ऊपर ही आई है, बट स्टिल कहीं ना कहीं रिजेक्शन सेलिंग में देखने को ज्यादा मिल रहा है। एक मोमेंटम को कंटिन्यू ना रख पाना, वही रिजेक्शन सबसे बड़ा आता है। पिछले हफ्ते भी यही चीज देखने को मिली रिलायंस पावर में, लगातार ब्रेकआउट्स करने की कोशिश, बट 2840 आपका ये मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया लास्ट हफ्ते भी। सो अब आज के सेशन में 2840 के ऊपर क्लोजिंग तो आई है, बट ये देखना जरूरी है कि क्या यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बनती है, जिसके लिए आपको कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होगी आने वाले सेशंस में। अगर नहीं आ पाता है तो आप स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गिरावट के जोन पे हो, जहां पर स्टॉक में एक डायगोनल पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। इस डायगोनल का ब्रेकआउट मिलना जरूरी रहता है। एक बार आते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर, डायगोनल पैटर्न असल में होता क्या है। मान लो कि आपके पास इस तरह का डायगोनल है और स्टॉक आपका पहले ही रिजेक्शन दे चुका है, और एक बार फिर से आप उस डायगोनल की तरफ आ चुके हो, और एक बेस ट्रेंड से आप उस डायगोनल की तरफ आए हो। ये होता है एक तरह का असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, जिसमें आपको मिलना चाहिए ब्रेकआउट। अभी तक एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर रिलायंस पावर बना हुआ है। जब तक इस डायगोनल का रिजेक्शन है तब तक ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न आगे ब्रेकआउट नहीं देगा, और एक बार अगर ये ब्रेकआउट देता है तो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के बाद आपको मिलता है एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। ये होता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ चार्ट पैटर्न्स। असेंडिंग ट्रायंगुलर ब्रेकआउट के बाद एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देता है। असेंडिंग पैटर्न में आपको एक सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होती है। मोस्ट रिसेंट अगर मैं आपको बताऊं तो इरेडा में ये चीज हुई थी, जब इरेडा का प्राइस लगभग 160 के पास था, तो इरेडा इस तरह के डायगोनल के अंदर था, वहां पर ब्रेकआउट किया, बट उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ना मिलने की वजह से फिर गिरावट देखने को मिली थी इरेडा के अंदर, क्योंकि आपके पास एक सेशन ब्रेकआउट मिला, अगले सेशन में सेलर आने के बाद में, जो कि आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आता है, फिर वापस से गिरावट आती है। तो वहां पर स्टॉक क्या करता है, असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट कैंसल आउट करके डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न देता है। तो अभी के लिए इस असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में रिलायंस पावर का जो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है 28.40 की तरफ है। ठीक है। इस लेवल को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है 28.40,
क्योंकि यहीं पर ही आपका असेंडिंग पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा डिपेंड करता है। अभी तक असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट रिलायंस पावर में नहीं बना है, कोई कैंडल रिजेक्शन करके भी अभी तक नहीं गई है। सो कमिंग सेशन में अगर आपके पास इस तरह की सस्टेनेबिलिटी बनती है तभी आप उम्मीद करते हो कि असेंडिंग ट्रायंगुलर के बाद में आपका परपेंडिकुलर पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट के लिए जाएगा। अदरवाइज रिजेक्शन के चलते आप यहां पर वापस से फॉल करते देखने को मिल जाओगे। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय रिलायंस पावर की। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, उसके बाद परपेंडिकुलर पैटर्न और देन डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न काम करता है। इस तरीके से अगर आप चार्ट्स को सीखते हो तो आपके लिए बहुत फायदे का काम रहता है, रादर देन कि हम लमसम चीजों को समझे कि भाई अच्छा यहां से गिर गया खरीद ले, यहां से बढ़ गया वो खरीद ले या बेच ले, क्या कर ले। तो इस तरीके से अगर हम चार्ट्स को देख करके चीजें एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए और हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारे पोर्टफोलियो के लिए ये चीज बहुत बढ़िया हो जाती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।